बस आप लोगों का आशीर्वाद है। हर मीटिंग में तो नहीं आ पाता मैं, कुछ व्यस्तता के नाते, लेकिन आज जैसे आया ऑफिस में, खोला मैंने, देखा तो पढ़ने लगा तो बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। चले मैं कहा इसको मौके को खोना नहीं चाहिए, बाद में पछतावा ही होगा। हाँ, नहीं अपना 23 तारीख का प्लानिंग है कि नहीं? आपका आदेश है तो प्लानिंग ही है। नहीं, हमारा तो निवेदन है। कारण यह है कि सैनिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है और आप हमारे मुखिया हैं तो आपका रहना जरूरी है। जरूर 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 आएंगे। डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी आ गए हैं, हार्दिक स्वागत है इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में। महाराज जी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आपको सादर नमन कर रहा हूँ सिंह साहब, आपको सादर नमन करता हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। आपसे आदरणीय तिवारी जी, आपको भी सादर सादर प्रणाम। अभी हम तो चाहेंगे कि तिवारी जी जो है थोड़ा सा एक इस पुण्यतिथि के भाव में कुछ अच्छे अच्छे शब्दों को सुनाते तो अच्छा था। हाँ, देखिए, समर्पण पुष्प भाव से भी शब्द दिए जा सकते हैं। हमारे ननवक जी भी सुनेंगे, एकदम प्रसन्न होंगे। भदोही तक बात जाएगी आपकी। ये आज का जो विषय रखा गया है, इस में हमको यही कहना है कि ये संस्था, और जहाँ तक है आपने कहा, तो एक कहना चाहूंगा कि स्वयं के छलावे पर उभरते हैं आंसू। वाह। स्वयं के छलावे पर मंजिल के पर आंखों से ओझल जब होते हैं अपने, आंखों से ओझल जब होते हैं अपने। आज मीरा देवी संस्थापिका जी की पुण्यतिथि है, ये मैं पुष्प अर्पित करता हूँ श्रद्धांजलि के। ये छलावा है संसार का, जो कभी आंखों के सामने रहता है तो दूर हो जाता है, और इसी छलावे पर हमारी उपरोक्त पंक्तियां थी जो हमने सादर किया। और हमारे बड़े भाई एक नहीं दो उपस्थित हैं, बार बार हृदय से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यवाही नंदन जी आप अकेले आगे की बढ़ाएं। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस संगठन के स्थापना से अभी तक का जो कार्यकाल है वह बहुत ही व्यवस्थित चला आ रहा है। उसके पीछे जो मूल भूमिका रही है वो था संस्कार। क्योंकि किसी भी संगठन में उसका जो राह है वो सुनिश्चित होता है कि हम किस राह से चलेंगे। कोई ऐसा भी संगठन होता है जिसका यह सुनिश्चित किया गया जा चुका है कि हमको क्रांति स्वरूप में अपना पथ प्रदर्शन करना है। लेकिन केसीएन क्लब की जो भूमिका रही है शुरू से, जो मीरा सृजन के रूप में जिसकी शुरुआत हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं पहले ही परिपाटी में हम लोगों को सद्भावना का मार्ग दिखाया गया था। मीरा देवी जी, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिनका जन्म 16 अप्रैल 1944 में हुआ था और 64 वर्ष की आयु में 20 जनवरी 2010 को माघ मेले में उनका स्वर्गवास हुआ। इस बीच में उनके जीवन दर्शन में जो जो चीज़ें आईं, उन विषयों पर अगर हम दृष्टिपात करें, उसको अगर हम देखें, तो उन्होंने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी
नफरत या दुर्भावना जैसा कोई भी जीवन में कोई भी ऐसा अंश नहीं देखने को मिलेगा। इन चीज़ों से यह समझना चाहिए कि हम लोगों को जो जीवन में जीना है, किसी से भी मतभेद या दुर्भावना के साथ नहीं जीना चाहिए। उसके साथ अपने जीवन में जब तक यह शरीर है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक जितना हो सके, ये नहीं है कि आप सोच लीजिए जो आप ना कर सके, नहीं, जो कर सकते हैं उन चीज़ों को संकल्प सिद्ध करते हुए अपने नियमित राह पे चलते जाना है। ये चीज़ देखने को मिली। एक अदना इंसान क्या कर सकता है वो उस तरीके को उन्होंने निभाया। जैसे व्यक्तिगत तौर पर एक शिक्षित इंसान दूसरे अशिक्षित इंसानों को शिक्षित बना सकता है, जिसके लिए उसको किसी भी आर्थिक दरकार नहीं है, अर्थ की दरकार नहीं है। इस तरह से उन्होंने एक जो छोटा केंद्र बनाया, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, और जिसको उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से चलाया। लास्ट में 1983 में जब गवर्नमेंट ने इस पद्धति को अपनी परिपाटी में लाया, सरकारी तौर पर प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, तो प्रयागराज में पहला महिला केंद्र गंगा पार क्षेत्र में वही स्थान पर आया। तो कहने का मतलब यह है कि विचार अगर इंसान का है कि हम अपने निजी जीवन में कैसे कैसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। उन चीज़ों को उन्होंने दिखाया। शिक्षित होने के कारण उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित सेवा में विशेष सहयोग दिया। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में जब डिलीवरी जैसे मामले आते थे महिलाओं के पास, तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ऐसा नहीं होता था, क्योंकि महिला के स्वरूप में महिला के साथ अगर कोई महिला है तो उसका दुख सुख समझ सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षित होने के कारण उन्होंने बड़ा योगदान किया। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो बात थी वो है कि उन्होंने ग्रीन अर्थ पे निरंतर कार्य किया है और स्वच्छता पर निरंतर कार्य किया है। आज भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय व्यवस्था को जहां घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, ऐसी स्थिति में वहां पे जहां आज हम जिनके विषय में विचार कर रहे हैं, उन्होंने उस समय, मतलब हम कहेंगे कि 90 के दशक के बाद से ब्लॉक स्तर से शौचालय की व्यवस्था कराना, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था में मांग अपनी जारी रखी थी। तो आज हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 13 वर्ष हो गए हैं और इस 13 वर्ष में निरंतर उनके लगाए हुए पेड़ का विकास हो रहा है। केसियन क्लब आज लाखों की शुमार तक पहुंच गया है। तो निश्चित ही हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है नैतिक कि उस विषय को, उस व्यक्तित्व को आज हम याद करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब हम आदरणीय कृपाशंकर मिश्र जी से आग्रह करेंगे कि अपने शब्द पुष्प से आज मीरा देवी जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। विषय और विषय की परिकल्पना हमारे जीवन का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है उसी पर आधारित होता है। इस संसार और इस संसार में हमारी मान्यताएं लौकिक और अलौकिक दोनों भावों से प्रेरित होती हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में जाने के लिए सतत अपने जीवन के कर्मों में शुद्धता, विशुद्धता और परोपकार की भावना से प्रेरित होते हैं। देखिए, यह हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा चिंतन, हमारे कार्य करने की शैली, हमारी जीवन पद्धति, सब कुछ इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य कर सके जिसे कि लोग स्मरण करें। और जब लोग स्मरण करते हैं तब उनका व्यक्तित्व अपने आप ही बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। और जब आप एक नाम लेते
मीरा की कल्पना करने मात्र से ही हमारे जीवन का आदर्श हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अपने लक्ष्य के लिए अपने से ईश्वर शरण में जाने से मुक्ति या जीवन आनंद मिल जाता है। तो मीरा का जो भाव हमारे मन विचार में कल्पित होता है, आता है, ऐसे ही हम एक मां का स्मरण आज कर रहे हैं। आपने बताया बहुत सारी बातें इंटरनेट के थोड़े से अवरोध के कारण बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन जितना मैं जान सका उतना ही वहां जहां हमारी कल्पना अंत्योदय तक पहुंचने की होती है, वो होता है हमारा पिछड़ा गांव समाज, और जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं वहां पर हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व और भी बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से हमारी सहभागिता बढ़ जाती है। सही। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गांव में आज से कुछ समय पहले जब प्रजनन की प्रक्रिया महिलाओं में होती थी तो महिलाएं स्वयं उस गांव की, उस पास पड़ोस के कुछ लोगों को बुला करके और वो प्रजनन की प्रक्रिया जो है पूरी की जाती थी, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी औषधि के, और ये इतना विधिवत होता था बिल्कुल कि उसके परिपालन में सारी बातें उस जच्चा को बताई जाती थी कि आपको इसी तरह से ऐसे ही इतने समय तक आपका जो परहेज है, आपका जो क्रियाकलाप है, आपके जो दैनिक आहार है, आपके दैनिक जीवन वृत्ति है, उसी को आचरित कीजिए। और गांव में ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें बड़े श्रद्धा और विनम्रता के साथ उन्हें एक मुखिया के तौर पर, उन्हें एक समाज सेवक के रूप में हम जानने और पहचानने लगते हैं। बिल्कुल। जब कहीं ऐसी कोई जरूरत होती है हम तुरंत पहुंच जाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और वो भी चाहे वो खाना बना रही हो, चाहे कोई उनके घर में मेहमान आया हो, चाहे दूध के जो अलाव है, दूध रखा हुआ भले उबल करके बह जाए, लेकिन वो सारे कामों को छोड़ करके दूसरे के हित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये जो हमारे जीवन की वृत्ति है, ये हमारी महिलाओं से हमें मिलती है। ये महिलाओं में ये इतनी अद्भुत कार्य और क्रियाकलाप होते हैं, पर अपना हम छोड़ के काम करने के लिए वो तत्पर हैं। मीटिंग से जुड़िए। तो ऐसी मातृ स्वरूपा मीरा जी को और उनके कृतित्व को मिलूंगा, मीटिंग से जुड़ना है जो जुड़िए। स्मरण करके जब हम यहाँ बैठे हैं और उनके चिंतन को, उनके क्रियाकलाप को हम आज जा रहे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा बड़पन था। वरना ये संसार है, संसार में आप जानते हैं कि आना और जाना निश्चित है, लेकिन इस आने और जाने में जो आपके सद्कर्म है उन्हीं का स्मरण लोग करते हैं। लौकिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो आप जिनकी चर्चा में, जिनके अच्छे कार्यों को स्मरण करके आप उनको याद कर रहे हैं, तो ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और दूसरी बात कि परिवार में अगर एक मुखिया किसी कार्य को इतना व्यापक बना दे तो उसके आने वाली संततियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है कि उनके क्रिया हम कभी अगर चाहे तो ऐसे कार्य करके दे सकते हैं, आप बहुत ही शिखर पर पहुंच सकते हैं। ये एक तरह की प्रेरणा है। वरना जीवन का तो आप जानते हैं कि यह जीवन नाशवान है। हमारे शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा अमर है, वो न कभी मरती है और न कभी जलती है, न उसका कोई नाश होता है, न कोई विनाश होता है। फिर भी
मैं एक बार ऐसे ही नंदन जी के किसी आयोजन में मैंने पुण्यतिथि पर एक प्रश्न उठाया था हाँ। कि भाई देखिए, यह हम सांसारिक लोग जब यहाँ से निश्चित तौर पर और प्रस्थान करते हैं, इस सृष्टि को छोड़ते हैं, तो सभी लोग बड़े दुख में होते हैं, स्वजन, परिवारजन, अपना घर, सब कुछ। और यहां तक कि छोड़कर हम लोगों को जाने वाला, जब तक उसके तन में वह आत्मा निवास करती रहती है, तब तक वह स्वयं भी चिंतित होता है और चिंता करता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर से इस आत्मा का निकास हो जाता है, वह शरीर मुक्त हो जाती है, स्थिर हो जाती है और बिल्कुल इसी पंचभूतों में फिर से समाहित हो जाती है। जल है, अग्नि है, पवन है, आकाश है, धरती, इसी में वो समाहित हो जाती है। आप इन पांचों तत्वों की कल्पना स्वयं ही कर सकते हैं। ये जो पंचभूत है, ये हमारे स्थूल शरीर को किसी न किसी रूप में ग्राही कर लेते हैं। कभी जला करके, कभी बहा करके, कभी हवा में समाप्त हो जाता है, कभी आकाश में उसका विनिवेश हो जाता है। तो ये सारी चीजों का बिल्कुल विकेंद्रीकरण हो जाता है सबका। तो जो वो आत्मा है, वही आत्मा, हम ये मानकर चलते हैं कि वही आत्मा हमारी ईश्वर की शरण में पहुंच गई है, शरणागति उसकी हो गई है। शरणागति हो जाने से हमारे मन को यह संतोष मिलता है कि हमारे जीवन के जो अन्य जन्म हैं, आने वाले अनेक जन्म हैं, उनसे हमको मुक्ति मिल जाती है। और यही मुक्ति हमारे वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, रामायण की, सभी की यही अंतिम उपादान है, अंतिम सोपान है, अंतिम शिखर है कि जीवन को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना। यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही गति है, यही सद्गति है और यही लौकिकता से अलौकिकता की तरफ जाने का सन्मार्ग है। दोस्तों, आज हम जिन पर चर्चा कर रहे हैं वह मीरा, उस मां का अस्तित्व इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि उसमें समूची सृष्टि समाई हुई है। अगर मां न हो इस धरती पर, तो आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इस धरती पर जीवन संभव है? चाहे जिसका जीवन हो, चाहे जिसका जीवन हो। सही। हमारे इस धरती पर 5 तरह के जीव हैं। पांचों तरह के जीवों की परिकल्पना आप कर लीजिए। अगर मां न हो तो जीवन कैसे संभव होगा? सही। और जब मां है, तब इस धरती का अस्तित्व है, इस संसार का अस्तित्व है, इस मृत्यु लोक का अस्तित्व है। और उसी अस्तित्व के कारण आज हम उस मां को स्मरण कर रहे हैं, आज उस मां को हम याद कर रहे हैं। उस मां ने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए जो कुछ भी कार्य किया है, हम उसे उसका चिंतन कर रहे हैं। और यह चिंतन मात्र केवल चिंतन नहीं है, यह एक तरह से आने वाली संततियों के लिए प्रेरणा है कि आप भी समाज में, घर में, परिवार में ऐसे ही सद्कार्य कीजिए, परोपकार के कार्य कीजिए और लोगों का हित कीजिए। ही आप स्मरण के पात्र हैं, तभी आपको याद किया जाएगा। आने वाले एक आदर्श स्वरूप में आपको हमेशा स्मरण करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आज भले ही 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन आज उनके सारे क्रियाकलाप हमारे इस मंच पर जीवित है, जीवंत है, जिसे हम लोगों को परोस रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं और लोगों में इसकी सहानुभूति उत्पन्न हो रही है। तो आज का यह दिन, आज का यह पल, मैं उस ममतामयी मां को विनम्रवत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, ऐसी मां को सद्गति और ईश्वर की शरण मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने एक विस्तृत चर्चा करके और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व किसी निजता में नहीं बंधते हैं और ऐसे लोगों को सामाजिक प्रेरणा के लिए ही परमेश्वर पैदा करता है।
उसके लिए विषय ये था कि जो ऐसे व्यक्तित्व तो जन्म लेते हैं वो किसी एक के लिए नहीं लेते हैं, उनका सामाजिक सरोकार होता है। इसका प्रमाण मैं इस विषय में दूं कि उनके हाथ से पहले गांव में अचार लोग बनाते थे, तो बोलते थे कि किसी किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है और आपके द्वारा अचार अगर बनाया जाता है तो पूरा साल भर, 2 साल 3 साल रहता है। तो कई घटनाक्रम ऐसा हुआ, तो कुछ लोगों ने उनसे राय लिया कि ऐसा क्यों होता है। पेड़ लगाते समय उनको लोग बुलाते थे कि आप हाथ लगा दीजिए, तो उन्होंने कहा जब आप बिना किसी लाभ हानि के निस्वार्थ भाव से अगर कोई नियत करके कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम होता है वो बहुत उत्तम होता है। तो काफ़ी लोगों को इस तरह से भी उन्होंने प्रेरणा दी कि जीवन में किस तरह जीना चाहिए। अभी आपने जनन प्रक्रिया पे कहा, प्रजनन प्रक्रिया पे कहा, तो मुझे याद है उस समय टोपाज ब्लेड आती थी। टोपाज ब्लेड गांव में दुकान भी नहीं हुआ करती थी, तो ब्लेड का एक पैकेट लाके रखा जाता था घर में कि कभी किसी को आवश्यकता होगी तो तुरंत भागना पड़ेगा। तो वास्तव में इस तरह की जो सेवाएं होती थी वो उसी तरह होती है कि कब कहाँ कैसे भागना पड़े किसी को कुछ पता नहीं रहता था। जब किसी की आवश्यकता है तो उस समय जो इस काम जैसा छूटा है वैसे ही छोड़ के जाना पड़ता था। 2 विषय, एक तो उनका जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, 16 अप्रैल, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वही तिथि है जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था और उनका जो शरीर पूरा हुआ तिथि अनुसार वो था बसंत पंचमी, और माघ मेला क्षेत्र में, और गौ स्नान ध्यान के बाद, गौ दान करने के बाद उनका शरीर पूरा हुआ। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सब विषय। बहुत ही अच्छी चर्चा। अभी मैं हमारे बीच में सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी भोलानाथ सिंह ननवक जी जुड़े हैं। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो हम चाहेंगे कि 2 मिनट आपका भी श्रद्धांजलि अर्पित हो जाए। भोलानाथ सिंह जी। बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे मौके पे अगर नहीं बोलेंगे तो अगर हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे तो और कब मौका मिलेगा। सही। और आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम है। माता जी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उस समय जो 5-6 पढ़ी हुई लेडीज हुआ करती थी वो भी टीचर बन गई थी। तो माता जी ने तो ग्रेजुएशन किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके परिवार को, मायके वालों को, जिन्होंने उनको इस स्थिति में लाए। उस समय उन्होंने ग्रेजुएशन कराया, आज के पीएचडी के बराबर था उस समय का ग्रेजुएशन। बिल्कुल। और जो कार्य उन्होंने आने के बाद जो माहौल उनको मिला, अगर वो माहौल मिला होता तो अच्छा माहौल अगर मिला होता है, अच्छा चांसेस उनको मिले होते तो आज हम लोग उनको किसी और तरह से याद करते। लेकिन पारिवारिक मामले में परिवार में रह करके जो उन्होंने किया और परिवार को संभालते हुए समाज को जो देखा, उन्होंने जो सेवा भावना उनके अंदर आई और जो उन्होंने इस हमारे तथाकथित अभी जो हमारा एशियन क्लब है उस समय उन्होंने उसकी नींव रखी और जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया और समाज में लोगों को प्रौढ़ शिक्षा के बारे में उन्होंने जितना उसको, आपने लिखा है कि कितने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जो है उन्होंने शिक्षा प्रदान करी। और बैंक वाला जो आपने बताया है वो एक प्रेरणा की सबसे बड़ा स्रोत था उस समय लोगों को। भाई सही बता रहे हैं, जो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर उतना साधन नहीं था, स्कूल भी थे, बहुत दूर थे और लोगों के अंदर सोच भी नहीं थी कि शादी करना है, काय कितना पढ़ाने का, क्यों पढ़ाने का। सही बात है। तो अगर हम देखें तो कुल माहौल मिलाकर के सबका श्रेय जो है पहले तो उनके मैके को जाता है, इसके बाद ससुराल वालों को जाता है कि ससुराल वालों ने उनको कुछ तो करने का मौका दिया, जबकि इस समय ऐसा अपने अपर कास्ट में इतना मौका मिलता नहीं था। सही। और उनको इतना मौका दिया गया और उन्होंने जो आगे आकर के समाज में अपना योगदान दिया। और आज हम जो नींव रखे हैं एशियन क्लब का, उनकी एक संकल्पना थी समाज सेवा की, आप उसको बड़े अच्छी तरह से आगे लेके जा रहे हैं। हमारी श्रद्धांजलि, हमारी
सेवा जो है उनके प्रति यही होगी। इस ट्रस्ट को हम जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम इतने बुलंदी पे ले जाएं कि हमारे में से कोई भी नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये संस्था जो है इतनी अच्छी तरह से चलनी चाहिए कि हमें जाने के बाद में भी हम याद करें कि देखो हमने इसको इतना बढ़ा दिया कि अभी इसको कोई बंद भी नहीं कर सकता। तो हमें इस संस्था को इस प्रकार से हर आदमी को प्रयास करके उनके सपनों को सच करते हुए और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमको इस पर्व पे हमें ऐसा करना है अगली बार से कि कोई फंक्शन करें हम और उसमें नारी शक्ति को सम्मानित करें, नारी शक्ति के लिए स्पेशल मीटिंग बुलाया जाए। ऐसे जो हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं जिसमें नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। कोई एक ऐसा अवार्ड उनके नाम से ऐसा डालें जो कि हम लोगों को प्रशस्ति पत्र के अनुसार जो है उनको दिया जाए कि भाई हाँ इस नारी ने, इन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छा किया, तो हम उनके नाम से जो है उनको ऐसा अवार्ड का कुछ नाम चिन्हित कीजिए जिसके लिए हम उनको अवार्ड दिया जाए। और लोगों के घरों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। आपने जो स्टोरी चालू की है लिखना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंस्पिरेशन देती है लोगों को। इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए और हमारी माता जी को और उनके द्वारा स्थापित जो है हमारी संस्था को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी रहें भगवान उनके आत्मा को सदगति प्रदान करें और वो जो है उनके श्री चरणों में उनको स्थान मिला रहे और उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे, जिससे कि हम उनके इरादे को आगे ले जाने में सामर्थ्यवान हो और हमारे विचार जो है उनके विचारों से मिले और उनके मार्गदर्शन पे हम लोग आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। यही उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद सर। और मैं कहूँगा, फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर शाम को अगर इसको शेड्यूल करें तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा हम प्रचारित करते हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने बहुत ही मूल्यवान बातें कही और वास्तव में उन सब विषय पर जोर देने लायक भी है और आवश्यक भी है। आपने जो विषय रखे वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनके जीवन दर्शन से हमको ही नहीं हमारे समाज को जो प्रेरणा मिली है वह चीज़ जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और उनके जीवन दर्शन के विषय में हम सभी की जिम्मेदारी है, हमारी पूरी टीम की जिम्मेदारी है, सभी संस्था के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि उनकी प्रेरणा को आगे ले जाया जाए। उनको चाहने वालों के कारण उनका जब शरीर पूरा हुआ तब गंगा क्षेत्र में होने के बावजूद भी उनको 3 दिन तक रखा गया, क्योंकि उनको जानने वाले भारत देश से उनको मिलने वाले लोग आए और तीसरे दिन तक भी उनका जो शरीर का जो चित्र था वो ऐसा देख के लग रहा था कि अभी उठ के बैठ जाएंगे। तो उस पर कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे उस समय, यहाँ तक कि जो सामाजिक स्तर पर कोई साधु संत अलग अलग क्षेत्र से जो आते थे, पहले ग्रामीण अंचल में अलग अलग क्षेत्र से विंध्यवासिनी देवी से एक पंडा आते थे, तो वो सब लोग भी उनको देखना चाहते थे। तब तक तो उनके जब शरीर पूरा हुआ तब तक फोन हो गया था, जहाँ जहाँ सूचना पहुंची सब लोग उनको देखने आए और उनसे मिलने आए, अंतिम दर्शन के लिए आए। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में जी के भी आदमी अपने आप को ऐसे आदर्श में बांध सकता है, बना सकता है कि लोग उस आदर्श को देखने के कोशिश करें, चाहत रखें। उनका जीवन दर्शन पूरी तरह से समाज के सामने आना चाहिए। ये हम सबका दायित्व है, जिम्मेदारी है और हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। आज चूँकि दिन विशेष है, इसलिए यह चर्चा इतनी सीमित तौर पर रखना परम आवश्यक था, इसलिए हम लोगों ने रखा। उन्होंने हस्तकला में महारत हासिल की थी। कभी कभी तो ये लगता है कि उनके जीवन में कितनी चीज़ें उन्होंने सीखी या प्रभु परमेश्वर की कृपा थी। उन्होंने हस्तकला में गांव में पहले पंखा बनाने से लेके चद्दर में डिजाइनिंग करना और पहले कांच की भौंकी वगैरह बनती थी जिसमें हम सब्जियां वगैरह रखते हैं, जो आज जिस स्थान को प्लास्टिक ने ले लिया। एक शहर से आके एक महिला ने गांव में रह के ग्रामीण अंचल की संपूर्ण चीज़ों को अपनाया और सब में महारत हासिल की। उसके बाद कितने लोगों को उन्होंने उसकी शिक्षा दी, जहाँ तक कि अब हम लोग भी एक कह पाना मुश्किल है
कि कितने लोग उनसे सीखे होंगे। तो वास्तव में ये जो है परमेश्वर की ही कृपा हो सकती है, परमेश्वर का ही आशीर्वाद हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये हम सबको वो आदर्श मिला है, तो हम लोगों को उस आदर्श को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों। आज का यह आयोजन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन और समय के अनुरूप विचार विमर्श ही महत्वपूर्ण होता है। समय निकल गया, दिन निकल गया, फिर उस पर चर्चा हुई, तो और माँ जब आ जाए और उस पर भी माँ की पुण्यतिथि आ जाए और पुण्यतिथि पर भी उनके जो किए गए कार्य हैं उनके स्मरण की बात आ जाए, तब कहीं कोई चीज अवरोध कर नहीं सकता है। तब उसको आयोजित होना ही है और उस पर चर्चा करनी ही है, उस पर अपने विचार रखने ही है। हमारे मूर्धन्य जी इस थोड़े से जरा पर्दे में है, तो पर्दे से बाहर वो आएंगे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। पर्दे की बातें बहुत करते हैं कि अगर पर्दा हट जाए तो क्या होगा, पर्दे के पीछे कोई चला जाए तो क्या होगा, और लेकिन खुद पर्दे में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ। लेकिन आज के इस आयोजन में विशेष करके मेरा पुण्यतिथि के स्मरण के आयोजन में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता निश्चित की, आदरणीय पुणे से भोलानाथ सिंह जी हैं, वसई से मूर्धन्य जी हैं, प्यारेलाल जी हैं, जायसवाल जी हैं और स्वयं केशियन क्लब के हेडलाइंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन जी हैं। तो आप सब लोग मिलकर के इस पुण्यतिथि पर अपने अपने श्रद्धांजलि दी और अपने अपने विचार रखे। तो संस्था की तरफ से अभी सबका आभार व्यक्त हो गया है। अब कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाए, फिर हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सभी फेसबुक पे मिलेंगे, क्योंकि आज का दिन का कार्यक्रम कई जगह रखा गया है। फेसबुक पे हाँ जी, आज दिन का कार्यक्रम कई जगह रखा गया है, फिजिकल भी अलग अलग क्षेत्र में, तो उन सबको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन करना है। तो मैं उसमें आज व्यस्त रहूंगा। शाम तक है बोईसर में भी एक कार्यक्रम फिजिकल रखा गया है 4 से 6 का। इस विषय को लेकर हम लोग एक दिन अलग से मिलेंगे फिर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।